अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। हम लैंड रेवेन्यू एक्ट पढ़ रहे हैं, इसमें हम सेक्शन 162 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम रिव्यू को पढ़ेंगे सेक्शन 163 सब सेक्शन 1, कमिश्नर, कलेक्टर और एन असिस्टेंट कलेक्टर। अब ये तीन की बात कर रही है, कमिश्नर, कलेक्टर या असिस्टेंट कलेक्टर। मे एट एनी टाइम ऑन हिज ओन मोशन, यानी किसी भी वक्त अपने आप ही सुओ मोटो एप्लीकेशन के बगैर भी इनके पास पावर है। किसके पास? कमिश्नर, कलेक्टर और असिस्टेंट कलेक्टर के पास। मे एट एनी टाइम ऑन हिज ओन मोशन रिव्यू एनी ऑर्डर पास्ड बाय हिमसेल्फ और एनी ऑफ हिज प्रीडिसेसर इन ऑफिस एंड ऑन सो रिव्यूइंग मॉडिफाई, रिवर्स और कंफर्म द सेम। अब ये तीनों के पास पावर है कि ये अपने किसी भी फैसले को रिव्यू कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, सुओ मोटो, ऑन इट्स ओन मोशन, आज खुद ही ये कर सकते हैं। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि अपने फैसले को कर सकते हैं या इनका जो भी प्रीडिसेसर होगा, यानी जो जिसको इन्होंने रिप्लेस किया ऑफिस में, पहले एक फॉर इंस्टेंस एक कमिश्नर था या कलेक्टर था, असिस्टेंट कलेक्टर था, वो अब ऑफिस से चला गया, उसकी जगह ये जो नया आया है कमिश्नर, कलेक्टर या रेवेन्यू ऑफिसर, उनके फैसलों को भी ये रिव्यू कर सकते हैं। और जब ये रिव्यू करेंगे तो ये फ़ैसले को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको रिवर्स कर सकते हैं अपने ही फैसले को, या उसको कंफर्म कर सकते हैं। तो पहली बात सब सेक्शन 1 में ये है कि ये अज़ खुद रिव्यू कर सकते हैं अपने फ़ैसले को या अपने प्रीडिसेसर इन ऑफिस उसके फ़ैसले को। सब सेक्शन 2, अब ये सब सेक्शन 2 में ये बताया गया है कि ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द अग्रीव्ड पर्सन, जिसके खिलाफ फैसला आया है, वो भी रिव्यू की एप्लीकेशन दे सकता है और उस पर भी रिव्यू हो सकता है। पहले सब सेक्शन 1 में अज़ खुद, सब सेक्शन 2 में अग्रीव्ड पार्टी की एप्लीकेशन पे भी हो सकता है। एनी पर्सन कंसिडरिंग हिमसेल्फ अग्रीव्ड बाई एन ऑर्डर पास्ड बाई कमिश्नर, कलेक्टर और एन असिस्टेंट कलेक्टर, किसी कमिश्नर ने, किसी कलेक्टर ने या किसी असिस्टेंट कलेक्टर ने कोई ऑर्डर पास किया और उससे कोई पर्सन एग्रीव्ड है, वो समझता है कि ये फ़ैसला गलत है, and who from the discovery of new and important matters or evidence which after the exercise of due diligence was not within his knowledge or could not be produced by him at the time when the order was passed। अब यहाँ पे दूसरी बात आ रही है, वो कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा पर्सन जो इनके ऑर्डर से एग्रीव्ड है और उसके सामने कुछ न्यू और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आए हैं, कोई नई एविडेंस आ गई है जो उस वक़्त जब ये ऑर्डर पास किया जा रहा था तब वो उसके नॉलेज में नहीं थी, वो नहीं प्रोड्यूस उसको कर सक रहा था, उसमें उसकी गलती नहीं है, इस सूरत में वो रिव्यू फाइल कर सकता है। देखिए, फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इम्पॉर्टेंट मैटर, कोई डिस्कवर हो रहा है नया फैक्ट, कोई नया मैटर और एविडेंस विच आफ्टर द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलीजेंस वाज नॉट विद इन हिज नॉलेज, जो उसके नॉलेज में ही नहीं थी उस टाइम पे जब ये ऑर्डर पास हो रहा था, या वो इसको प्रोड्यूस नहीं कर सका उस टाइम पे, तो वो ये रिव्यू फाइल कर सकता है। और ऑन अकाउंट ऑफ सम मिस्टेक, या फिर कोई मिस्टेक हो गई है, और एन एरर एपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, या कोई उस फैसले में एपरेंट गलती है, कोई मिस्टेक हो गई है, कोई रिकॉर्ड में गलती वगैरह है उस फैसले में, or for any other sufficient reason desires to obtain a review of the order passed against him। अब इन सारी बेसिस पे वो रिव्यू फाइल कर सकता है, पटिशन इसकी लगा सकता है। मे अप्लाई फॉर अ रिव्यू ऑफ द ऑर्डर ऑफ कमिश्नर, कलेक्टर और असिस्टेंट कलेक्टर एज द केस मे बी, एंड सच ऑफिसर मे मॉडिफाई, रिवर्स और कंफर्म एनी ऑर्डर पास बाय हिमसेल्फ और बाय एनी ऑफ हिज प्रीडिसेसर इन ऑफिस। तो ये उनके पास वही पावर है कि वो रिव्यू कर सकते हैं और रिव्यू करने के बाद वो मॉडिफाई, रिवर्स या कंफर्म कर सकते हैं उस फैसले को, चाहे उसने खुद पास किया था या उनके प्रीडिसेसर इन ऑफिस उन्होंने पास किया था। आज खुद भी कर सकते हैं सब सेक्शन 1, किसी एग्रीव्ड पार्टी की एप्लीकेशन पे भी कर सकते हैं रिव्यू जब उसके कोई न्यू फैक्ट्स आए हो, न्यू एविडेंस आई हो जो उस वक़्त उसके नॉलेज में नहीं थी, वो प्रोड्यूस नहीं कर सका, या कोई एपरेंट मिस्टेक है, कोई रिकॉर्ड की गलती है, या किसी भी दूसरी वजह से वो रिव्यू फाइल करना चाहता है तो वो कर सकता है और उस पे फैसले को रिवर्स, मॉडिफाई या कंफर्म किया जाएगा, प्रोवाइडेड दैट। अब यहाँ पे ए पहली बात क्या कर रहे हैं, ये प्रीडिसेसर इन ऑफिस से रिलेटेड ये पहली प्रोवाइज़ो का जो ए पार्ट है,
An order passed by his predecessor in office shall not be reviewed under subsection 1 और subsection 2 by। अब ये वो यहाँ पे पहली बात कह रहे हैं प्रोवाइज़ो में कि ये जो सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंगली प्रीडिसेसर इन ऑफिस का जो ऑर्डर है उसको रिव्यू नहीं किया जाएगा। किन सिचुएशन में? नंबर 1, द कमिश्नर विदाउट फर्स्ट ऑब्टेनिंग द सेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अगर कमिश्नर ने प्रीडिसेसर के ऑर्डर को रिव्यू करना है तो उसको पहले सैंक्शन अप्रूवल लेनी पड़ेगी किसकी? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की। सेकेंडली, कलेक्टर विदाउट फर्स्ट ऑब्टेनिंग द सेक्शंस ऑफ द कमिश्नर। लेकिन अगर कलेक्टर ने अपने किसी फैसले को रिव्यू करना है, अपने किसी प्रीडिसेसर के फैसले को रिव्यू करना है तो वो कमिश्नर से प्रायर सैंक्शन उसकी लेगा। क्लियर सी बात है। कमिश्नर ने अगर प्रीडिसेसर के फैसले को रिव्यू करना है तो वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से उसकी परमिशन लेगा। कलेक्टर ने अगर अपने प्रीडिसेसर के फैसले को रिव्यू करना है तो वो कमिश्नर से उसकी सैंक्शन लेगा। तीसरी बात, एंड नो ऑर्डर शैल बी रिव्यूड बाय एनी अदर रेवेन्यू ऑफिसर विदाउट फर्स्ट ऑब्टेनिंग द सैंक्शन ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर टू हुज कंट्रोल ही इज़ इमीडिएटली सब्जेक्ट। अब ये तीसरी बात कह रहे हैं कि इन दो के अलावा कमिश्नर, उसने तो किससे सैंक्शन लेनी है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से। दूसरा था कलेक्टर, उसने कमिश्नर से सैंक्शन लेनी है अगर उन्होंने प्रीडिसेसर के ऑर्डर को रिव्यू करना है। अब तीसरा आ गया कि कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर है वो अगर अपने फैसले को रिव्यू करना चाहता है तो उसका जो भी इमीडिएट बॉस होगा, जिसका वो सबॉर्डिनेट है, जिस रेवेन्यू ऑफिसर का, उसकी सैंक्शन उसको लेनी पड़ेगी। एंड नो ऑर्डर शैल बी रिव्यूड बाय एनी अदर रेवेन्यू ऑफिसर। जो दूसरा कोई रेवेन्यू ऑफिसर है वो अगर करना चाह रहा है, असिस्टेंट कलेक्टर अगर अपने प्रीडिसेसर के फैसले को रिव्यू करना चाह रहा है, एंड नो ऑर्डर शैल बी रिव्यूड बाय एनी अदर रेवेन्यू ऑफिसर विदाउट फर्स्ट ऑब्टेनिंग द सैंक्शन ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर टू हुज कंट्रोल ही इज़ इमीडिएटली सब्जेक्ट। तो जो उसका इमीडिएट जिसके वो अंडर है वो उसकी सैंक्शन लेगा। सो अपने फैसले को रिव्यू करना है, कोई इशू नहीं है, वो कर सकते हैं। प्रीडिसेसर के फैसले को अगर इन्होंने रिव्यू करना है तो प्रायर सैंक्शन इनको लेनी पड़ती है। बी, an application for review of an order shall not be entertained until it is made within 90 days from the passing of the order। क्लियर बता रहे हैं कि रिव्यू की जो एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है वो कितने दिन के अंदर करनी है, उसके लिए 90 डेज़ उन्होंने बता दिया है। 90 डेज़ के बाद अगर वो कर रहे हैं तो फिर उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। सो रिव्यू की जो लिमिटेशन है वो 90 डेज़ है। Unless it is made within 90 days from the passing of the order, or unless the applicant satisfied the revenue officer that he had sufficient cause for not making the application within that period। लेकिन अगर 90 दिन गुजर चुके हैं उसके बाद उसने रिव्यू की एप्लीकेशन फ़ाइल कर दिया तो फिर उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि भाई क्यों उसने 90 दिन में ये फ़ाइल नहीं की। सी, एन ऑर्डर शैल नॉट बी मॉडिफाइड और रिवर्स्ड अनलेस reasonable notice has been given to the parties affected thereby to appear and be heard in support of the order। क्लियर बात है। रिव्यू जब की एप्लीकेशन फ़ाइल की जा रही है तो उसमें दूसरी पार्टीज़ को नोटिस दिया जाएगा, उनको सुनने के बाद ही फैसला होगा, वन साइडेड फैसले तो हो नहीं सकते। डी, एन ऑर्डर अगेंस्ट विच एन अपील हैज़ बिन प्रेफर्ड शैल नॉट बी रिव्यूड। अब ये कह रहे हैं कि कोई एक अगर ऐसा ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट अपील फ़ाइल की जा चुकी है, अपील प्रेफर कर दी गई है, तो वहाँ पे रिव्यू नहीं फ़ाइल किया जा सकता। ये नहीं हो सकता साइमल्टेनियस ही एक ऑर्डर के अगेंस्ट अपील भी फ़ाइल कर दिया और साथ ही उसका रिव्यू भी चला दिया। नहीं, अगर अपील फ़ाइल कर दिया तो रिव्यू नहीं आप फाइल कर सकते हो। एन ऑर्डर अगेंस्ट विच एन अपील हैज़ बिन प्रेफर्ड शैल नॉट बी रिव्यूड। सीधी सी बात है। सब सेक्शन 3, फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस सेक्शन द कलेक्टर शैल बी डीम्ड टू बी सक्सेसर इन ऑफिस ऑफ एनी रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ ए लोअर क्लास हु हैज़ लेफ्ट द डिस्ट्रिक्ट। अब ये यहाँ पे कह रहे हैं कि सिर्फ ये इस सेक्शन 163 रिव्यू की हद तक ये बात कर रहे हैं कि कलेक्टर को समझा जाएगा सक्सेसर इन ऑफिस ऑफ एनी रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ ए लोअर क्लास, जो उससे नीचे वाला कोई लोअर क्लास का एक रेवेन्यू ऑफिसर था उसका सक्सेसर
किसको समझा जाएगा? कलेक्टर को। लेकिन किन सिचुएशंस में? हु हैज़ लेफ्ट द डिस्ट्रिक्ट, अगर वो डिस्ट्रिक्ट से चला गया है, और हैज़ सीज टू एक्सरसाइज पावर्स ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर, या वो जो पहले वाला था वो रेवेन्यू ऑफिसर की पावर्स ही नहीं है उसके पास। एंड टू होम देयर इज़ नो सक्सेसर इन ऑफिस, और उसको रिप्लेस करने के लिए कोई रेवेन्यू ऑफिसर आया ही नहीं है। तो इस सूरत में रिव्यू की एप्लीकेशन की हद तक कलेक्टर को समझा जाएगा कि वो सक्सेसर इन ऑफिस है, उसने उसको रिप्लेस किया है। अगर कोई रेवेन्यू ऑफिसर लोअर ग्रेड वाला वो अपने ऑफिस से चला गया, उससे डिस्ट्रिक्ट से बाहर चला गया और उसकी जगह किसी को रिप्लेस नहीं किया गया, तो ये समझा जाएगा कि कलेक्टर उसका सक्सेसर इन ऑफिस है और उसके पास फिर ये रिव्यू की पिटीशन फाइल की जा सकती है। सब सेक्शन 4, एन अपील शैल नॉट लाई फ्रॉम एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू रिव्यू। अगर एक रिव्यू एप्लीकेशन फ़ाइल की गई है और उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया कि भाई हमने सुननी नहीं है, उसके अगेंस्ट अपील लाई नहीं कर सकती। आप उस ऑर्डर को के अगेंस्ट अपील फ़ाइल करके उसको चैलेंज नहीं कर सकते कि जी हमारी रिव्यू की एप्लीकेशन को नहीं सुना गया। एन अपील शैल नॉट लाई, वो लाई नहीं करेगी फ्रॉम एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू रिव्यू। अगर रेवेन्यू ऑफिसर ने जो भी था उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि रिव्यू आपका नहीं इंटरटेन मैं करता हूँ, तो उसके ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं फाइल की जा सकती। और कन्फर्मिंग ऑन रिव्यू अ प्रीवियस ऑर्डर, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अगर रिव्यू एप्लीकेशन फ़ाइल की गई थी और उसमें जो प्रीवियस ऑर्डर था उसको कंफर्म कर दिया गया ना अगर रिव्यू में, तो उसके अगेंस्ट भी अपील फ़ाइल नहीं की जा सकती। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, एक दफ़ा रिव्यू फ़ाइल कर दिया, रिव्यू में पिछले वाला ऑर्डर जो वो कंफर्म हो गया, तो भाई उसके अगेंस्ट भी आप अपील फाइल नहीं कर सकते हो। 163A, अब इसमें सिंपल सी बात ये की गई है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अलावा किसी के पास पावर नहीं है कि वो केस को रिमांड कर सके। नो रेवेन्यू ऑफिसर और रेवेन्यू कोर्ट एक्सेप्ट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, नो रेवेन्यू ऑफिसर और रेवेन्यू कोर्ट किसी के पास भी नहीं। शेल हैव पावर टू रिमांड एनी केस टू अ रेवेन्यू ऑफिसर और रेवेन्यू कोर्ट सबॉर्डिनेट टू हिम और इट एज द केस मे बी। ना तो रेवेन्यू ऑफिसर ना रेवेन्यू कोर्ट अपने सबॉर्डिनेट को केस रिमांड नहीं कर सकते। ये पावर किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।